ऑक्सफैम इंडिया बोलता है कि इंडिया के जो टॉप 100 रिचेस्ट हैं, सिर्फ टॉप 100, वो हमारे इंडिया के पूरे यूनियन बजट को फंड कर सकते हैं, वो भी फॉर 18 मंथ्स। क्या आपको पता है कि इंडिया का जो टॉप 1% का इनकम शेयर है एज पार्ट ऑफ द टोटल नेशंस वेल्थ, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन दी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का एक रिपोर्ट कहता है कि 2014-15 के बाद से इंडिया में ये इनइक्वालिटी ड्रास्टिकली बढ़ गया है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ऑक्सफैम इंडिया के हिसाब से 100 छोड़ो यार, टॉप 10 रिचेस्ट जो है वो हमारे कंट्री के पूरे एजुकेशन बजट को फंड कर सकते हैं फॉर 26 इयर्स, और जो मनरेगा है उसको फंड कर सकते हैं फॉर 38 इयर्स। क्या ये सही है? क्या ये इनइक्वालिटी सही है? क्या ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक छोटे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, क्या ये सही है? इसी पे ही तो पॉलिटिक्स चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो एक सर्वे करना चाहते हैं कि कहां पे ये वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, एंड ही वांट्स टू टेक रिवोल्यूशनरी मेजर्स टू एड्रेस इट। और वहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको बता रहे हैं कि भैया हिंदूज की जमीन है, हिंदूज की जायदाद, हिंदूज के पैसे मुस्लिम्स को चले जाएंगे, गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब मुझे पता नहीं कि उनका ये इंटरप्रिटेशन कहां से आया, बट जो भी हो, India has started a debate on inequality and redistribution of wealth. और मुझे लगता है कि as informed citizens of this country, हमें कुछ realities पता होनी चाहिए, कुछ numbers, statistics, figures पता होनी चाहिए, so that we can contribute to this debate. चलो अगले 5 मिनट में इंडिया के कुछ numbers देखते हैं। ये देखते हैं कि इंडिया में एक्चुअल इनइक्वालिटी है कितना, क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन की जरूरत ही क्या पड़ रही है। उसके बाद आई फ्लिप द कॉइन, और तब देखेंगे कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, बेसिकली विच मींस टैक्सिंग द सुपर रिच, क्या ये इफेक्टिव तरीका है? क्योंकि मैनी पीपल से इट इज नॉट। एंड एट द एंड आई विल आल्सो शेयर व्हाट इज माय ओपिनियन। और वीडियो के एंड में ये सब स्टैटिस्टिक्स बताने के बाद आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स में शेयर करिए एंड पार्टिसिपेट इन दिस सिविलाइज्ड डिबेट। और जो बेस्ट कमेंट होगा, जो सबसे ज्यादा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा, चाहे वो मेरे स्टैंड से अग्री करे या ना करे, आई विल सेंड हिम और हर अ प्राइज। क्योंकि ऐसे डिबेट से ही बनता है एक इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड सोसाइटी, एंड दिस विल हेल्प यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अहेड। चलो यार हेडलाइंस को डिकोड करते हैं। व्हाट डिड राहुल गांधी से? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो इंडिया में जो इनइक्वालिटी है उसको एड्रेस करना चाहते हैं। दैट इज वन ऑफ द एक्शन पॉइंट्स। और इसी मैनिफेस्टो को जब वो हैदराबाद में प्रेजेंट कर रहे थे, जब राहुल गांधी प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो कंट्री वाइड एक फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करना चाहते हैं। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। वो जानना चाहते हैं कि ये जो वेल्थ है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, किन लोगों में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। एंड देन ही सेज दैट कांग्रेस विल टेक रिवोल्यूशनरी मेजर्स टू एड्रेस दिस इशू ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये सर्वे कैसे होगा, क्या पूछा जाएगा, किन किन लोगों का होगा, और ये रिवोल्यूशनरी मेजर्स एग्जैक्टली हैं क्या, ये तो क्लियरली किसी को पता नहीं है। बट फंडा बेसिकली सिंपल है, वही रॉबिन हुड वाला फंडा कि अमीरों से पैसे लो और गरीबों में उस पैसे को बांट दो। बट मुझे लगा कि इंडिया के इनइक्वालिटी के नंबर्स को थोड़ा क्लोजली देख लेना चाहिए। चलो ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट है, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोट किया गया है, उस रिपोर्ट को देखते हैं कि ये रिपोर्ट एक्चुअली में कहता क्या है। हाउ मच इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इज देयर इन इंडिया। इस टेबल को देखिए, इंडिया में 58% ऑफ द टोटल नेशंस इनकम कमाता है सिर्फ टॉप 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन। सोचिए 90% ऑफ इंडिया कमाता है सिर्फ 40% ऑफ द नेशंस टोटल इनकम। और अगर मैं और भी एक्सक्लूसिव ग्रुप में घुसूं, यानी कि टॉप 1% कमाता है लगभग 23% ऑफ द नेशनल इनकम।
ये तो इनकम की बात होगी। वेल्थ देखते हैं। वेल्थ मतलब जो ओवर द इयर्स जो आप पूंजी इकट्ठा करते हैं, राइट, जो आप एसेट्स क्रिएट करते हैं, या टोटल नेट वर्थ, यानी कि आपके एसेट्स माइनस जो आपके डेट्स हैं। तो इंडिया में जो टॉप 1% है वो ओन करता है 40% ऑफ टोटल नेशंस वेल्थ, 40%। एंड एज पर दिस रिपोर्ट, ये जो टॉप 1% का शेयर है इन नेशंस इनकम एंड नेशंस वेल्थ, ये हाईएस्ट है इन इंडियन हिस्ट्री इंक्लूडिंग द ब्रिटिश पीरियड। बट इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या ये इनइक्वालिटी अभी रिसेंटली बढ़ा है? द इनइक्वालिटी ट्रेंड इन इंडिया। इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस घटा टिल द 1980s। ये मेनली हुआ बिकॉज ऑफ द सोशलिस्टिक गवर्नमेंट्स, जो नेहरू के पॉलिसीज थे, इंदिरा गांधी के पॉलिसीज थे, जो सोशल स्कीम्स ज्यादा फोकस करते थे ये लोग, दैट इज व्हाई द इनइक्वालिटी डिक्रीज्ड। But since the 1980s, or especially after the economic liberation of the 1991, India में inequality has just shot up. But of course, कुछ लोग कहेंगे कि यार ठीक तो है, मतलब इंडिया डेवलप कर रहा है, नए नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, अब कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? बट यू नो, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं स्ट्रैटेजी हेड करता था अपने प्रीवियस कंपनी में, आई वॉज ऑब्सेस्ड विथ डिटेल्स। सो ये अगला ग्राफ देखिए, ये दिखाता है कि जो बॉटम 50% है इंडिया के इनकम ग्रुप का, उनका इनकम शेयर कैसा गिर रहा है। और ये ग्राफ देखिए विच शोज द टॉप 10% का इनकम और मिडिल 40%, यानी कि जो मिडिल क्लास है उनका इनकम शेयर कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स इनइक्वालिटी इज राइजिंग एट अलार्मिंग लेवल्स। खाली इतना ही नहीं, फोर्ब्स रिच लिस्ट के हिसाब से 2014 के बाद से इंडिया में जो बिलियनर्स हैं उनका वेल्थ ग्रो किया है एट अ क्यूमुलेटिव 280%, एंड दिस इज 10 times ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज नेशनल एवरेज इनकम, 10 times। और ऐसे कई स्टैटिस्टिक्स तो कोविड के बाद से भी निकलते हैं। कोविड के टाइम पे व्हेन मोस्ट ऑफ द कंट्री वाज स्ट्रगलिंग, इंडियन बिलियनर्स वर गेटिंग रिचर। सो आप चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर क्यों ना हो, आप इस चीज से तो मना कर ही नहीं सकते कि इंडिया में इनइक्वालिटी है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। और इज इट? क्या इनइक्वालिटी सही में एक प्रॉब्लम है? क्या इस चीज का कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है? चलो लेट्स फ्लिप द कॉइन। व्हाट्स द काउंटर आर्ग्यूमेंट? इंडिया में इनइक्वालिटी एक प्रॉब्लम है, इस स्टेटमेंट के बेसिकली 3 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है। पहला, इट्स बेसिकली इकोनॉमिक्स। तो ये है कुज़नेट्स कर्व, जो 1950-60s में इकोनॉमिस्ट साइमन कुज़नेट्स ने डेवलप किया था। और साइमन कुज़नेट्स कहते हैं कि जब कोई भी कंट्री डेवलपिंग स्टेज पे होता है तो उसमें इनकम इनइक्वालिटी होना एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, ये होना ही होना है। क्यों? क्योंकि कई लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट होते हैं तो उनका इनकम बढ़ता है, तो डिस्पैरिटी बढ़ता है। कई लोग रूरल से अर्बन सेंटर्स में माइग्रेट होते हैं, अगेन ये डिस्पैरिटी बढ़ता है बिटवीन अर्बन एंड रूरल। तो ऐसे रीजंस के वजह से किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में डिस्पैरिटी होना, इनकम इनइक्वालिटी होना नेचुरल है। और एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बाद ये जो इनइक्वालिटी है वो घटता ही है, एंड ऑलमोस्ट एवरी डेवलप्ड इकोनॉमी हैज गॉन थ्रू दिस कर्व। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इनइक्वालिटी का बढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये इनइक्वालिटी बढ़ तो रहा है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, जो बॉटम स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स तो बढ़ ही रहा है। और ये प्रूव होता है नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। इनके हिसाब से पिछले 9 साल में लगभग 25 करोड़ इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, विच आर पॉजिटिव सिग्नल्स। तीसरा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो ये इनइक्वालिटी को आप कैसे कम करोगे? सिंपल, बाय टैक्सिंग हेविली द सुपर रिच, राइट? और तो कोई तरीका है नहीं, जिसका एक एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस टैक्स, जो सैम पिट्रोडा ने प्रपोज किया है। तो कई इकोनॉमिस्ट जैसे मिल्टन फ्रिडमैन ने इसके अगेंस्ट आर्ग्यू किया है। वो कहते हैं कि ऐसे टैक्सेशन ऑफ द सुपर रिच से इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होता है। आप सोचिए कि बिलियनर्स क्यों एक लेवल के बाद इन्वेस्ट करेंगे इस कंट्री में, क्यों रिस्क लेंगे, क्यों अपना एसेट्स बढ़ाएंगे, जब उनको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ देयर एसेट्स एंड द कैपिटल गेन्स
टैक्स से चले जाने वाला है, राइट? OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने भी एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट निकाला है ऑन इनहेरिटेंस टैक्स। तो ये रिपोर्ट कहता है कि OECD में 24 ऐसे कंट्रीज हैं जो इनहेरिटेंस टैक्स या एस्टेट टैक्स लेवी करते हैं, which is again basically a way of redistribution of wealth। और ये रिपोर्ट एक्चुअली प्रिस्क्राइब भी करता है कि इनहेरिटेंस टैक्स जैसे टैक्सेस डालने चाहिए फॉर redistribution of wealth and to reduce inequality। बट ये रिपोर्ट ये भी बताता है कि अभी तक इसके रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। मतलब आउट ऑफ ऑल दीज 24 कंट्रीज जो एवरेज टैक्स रेवेन्यू निकला है इससे, दैट इज जस्ट 0.5% of the total tax revenue that these countries collect annually। सिर्फ 0.5%। इनफैक्ट सिर्फ 4 ही ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने 1% से ज्यादा ऐसे टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट किया है, विच इज जापान, बेल्जियम, फ्रांस एंड कोरिया। इंडिया में भी 1985 में जब वीपी सिंह के गवर्नमेंट ने ये इनहेरिटेंस टैक्स अबॉलिश किया था, तब इंडिया सिर्फ 20 करोड़ कलेक्ट कर रहा था थ्रू दीज टैक्सेस। और उन्होंने कहा कि भाई इसको टैक्स जितना कलेक्ट नहीं हो रहा, इसको कलेक्ट करने के कॉस्ट उससे ज्यादा पड़ जाते हैं। बट ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि ये जो टैक्सेस हैं इसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, जैसे कि एग्जेम्पशंस बहुत सारे होते हैं। अगर आप डोनेशन दोगे तो एग्जेम्पशन मिलता है, अगर आप क्लोज फैमिली मेंबर को अपने एसेट्स ट्रांसफर करते हो तो उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। कई ऐसे स्पेसिफिक एसेट्स होते हैं जिनमें टैक्सेशन कम होता है, तो लोग अपना वेल्थ उसमें डाइवर्ट कर देते हैं और टैक्सेशन का जो कलेक्शन है, जो टैक्स बेस है, वो कम हो जाता है। ये सब तो होता ही है। इसके अलावा अगर आप सुपर रिच को टैक्स करते रहोगे तो इससे ब्लैक मनी का इकोनॉमी को भी पुश मिलता है, क्योंकि वो अपना जो मनी है उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे बिलियनर्स हैं जो दूसरे कंट्रीज में जहां पे टैक्सेशन कम है वहां पे भागने की कोशिश करेंगे, राइट? या अपना वेल्थ और एसेट्स ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। After all, there is a reason why the super rich are migrating to the Middle East. So, the question, is there a solution? तो ये तो क्लियर है कि अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम क्या इन बिलियनर्स को विलन की तरह प्रोजेक्ट करके इन पर टैक्स बढ़ाता रहना is the right way to go about it? How do you solve the problem of inequality? या आपके लिए inequality is not even a problem? एक साइड कांग्रेस कहता है कि हम रॉबिनहुड इकोनॉमिक्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड मोदी जी कहते हैं कि इनडायरेक्टली कहते हैं कि यार इन सब चीजों में मत घुसो, नंबर्स मत देखो, आप जीडीपी नंबर्स देख के खुश रहो, और अगर आप ज्यादा घुसोगे तो हम ये हिंदू मुसलमान वाला लॉजिक ले आएंगे कि हिंदू का जमीन और सारा पैसा मुसलमान ले जाएंगे। सो इज देयर अ रियल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? अगर मुझसे पूछोगे तो आई डोंट एंटायरली बाय द टैक्स द सुपर रिच सॉल्यूशन। क्या आप सिर्फ 1% को टैक्स करके 90% ऑफ द पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे सुपर रिच को सुपर टैक्स करते रहोगे देन दिस विल लीड टू माइग्रेशन ऑफ बिलियनर्स फ्रॉम इंडिया, और हम ये देख भी रहे हैं कि ये हो भी रहा है। आफ्टर ऑल इंदिरा गांधी ने भी जो टैक्स है वो 97.5% तक पहुंचा दिया था। क्या इंडिया से गरीबी हटी? नहीं, राइट? तो क्या हम मिनिमम वेजेस पे फोकस करके, क्या हम एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उन पे फोकस करके, उनके सोशल सिक्योरिटीज पे फोकस करके, एजुकेशन पे फोकस करके, स्किलिंग पे फोकस करके ये जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? एंड दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया? या आपके लिए इनइक्वालिटी कोई प्रॉब्लम है भी नहीं? प्लीज लॉजिकली थ्रू फैक्ट्स, नंबर्स, आप इस डिबेट में पार्टिसिपेट करिए एंड गिव योर पर्सपेक्टिव, एंड आई विल सेंड अ गिफ्ट टू द बेस्ट आंसर।